वेलकम। आज हम बात करेंगे इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत की कि कैसे इराक ने कुवैत पर इन्वेड किया और तकरीबन 7 माह तक उस पर अपना कब्ज़ा जमाए रखा। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद मेजर रीजंस ऑफ इन्वेजन जो काफ़ी अहम है कि वजूहत क्या थी इराक के कुवैत पर इन्वेड करने की। इसके बाद इन्वेजन देखेंगे कि ये कैसे हुई। इसके बाद कुवैत रेजिस्टेंस मूवमेंट कि एक दफ़ा जब इराक ने इन्वेड कर दिया तो उसके बाद कुवैत की जो पॉपुलेशन थी उसने किस तरह से इसको रेजिस्ट किया। इसके बाद इराक ने किस तरह इसका रेजिस्टेंस का जवाब दिया इस चीज़ को। फिर आफ्टर मैथ ऑफ द इन्वेजन इंटरनेशनल रिएक्शन और सबसे आखिर में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म। ये बेसिकली वो ऑपरेशंस थे जो अमेरिका ने कैरी किए थे और इसके साथ अलाइड कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़ जिनमें ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया भी शामिल था। तो ये सारे कंट्रीज़ थे। ये ऑपरेशन इराक के ख़िलाफ़ किए गए थे कुवैत को लिबरेट करवाने के लिए। तो जब 27 फरवरी 1991 को कुवैत लिबरेट करवा लिया गया तो इस तरह से ये इन्वेजन भी ख़त्म हुई और ये जो एक वार चल रही थी ये भी ख़त्म हुई। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं ये सद्दाम हुसैन है। जब इराक ने ईरान पर इन्वेड किया था और ईरान इराक वार शुरू की थी तब भी तकरीबन सद्दाम हुसैन इसका रिस्पॉन्सिबल था। और जब इराक ने कुवैत पर इन्वेड किया तो उस वक्त भी यही इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। ईरान इराक वार पे आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत इसको आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इराक ने कुवैत पर इन्वेड किया 2 अगस्त की रात को और तकरीबन 4 अगस्त को ये इन्वेजन मुकम्मल हुई। तो 2 अगस्त से 4 अगस्त 1990 ये इन्वेजन शुरू हुई और तकरीबन मुकम्मल हुई। इसके बाद जब एक दफ़ा इन्वेड कर लिया तो उसके बाद तकरीबन 7 माह तक ये ऑक्यूपेशन जारी रही। मतलब इराक ने तकरीबन 7 महीने तक कुवैत पर कब्ज़ा किए रखा। इसके अलावा ड्यूरिंग इन्वेजन मोस्ट पीपल फ्लू टू सऊदी अरेबिया। कुवैत की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर तकरीबन ये कहा जाता है कि 4 लाख जो कुवैती थे वो सऊदी अरेबिया चले गए। इसके अलावा दूसरे जो अरब कंट्रीज़ थे जिनमें ओमान भी शामिल है और एक दो दूसरे वहाँ पर भी गए लेकिन ज़्यादातर सऊदी अरेबिया गए। इसके बाद जब एक दफ़ा इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया तो वहाँ पर अपनी पपेट गवर्नमेंट सेट की, ठीक है, जिसे रिपब्लिक ऑफ कुवैत कहा जाता है। तो पपेट गवर्नमेंट क्या होती है ये आप समझते हैं। जिस तरह आजकल के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर अक्सर यही कहा जाता है कि ये पपेट गवर्नमेंट्स हैं जो पीछे जो बैरूनी ताकतें हैं जैसे अमेरिका बरतानिया इनकी नुमाइंदगी कर रही हैं। तो पपेट गवर्नमेंट बेसिकली सद्दाम हुसैन की मर्ज़ी से या इराक की मर्ज़ी से बनी थी जो कुवैत में थी। इसके बाद इराक नेम्ड इट 19th प्रोविंस ऑफ इराक, ठीक है। तो ये बेसिकली कागज़ में आता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इराक ने कुवैत को अपने साथ ही इसलिए मिलाया था क्योंकि वो उसे अपना प्रोविंस अपना सूबा बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था जिसे हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जब ये इन्वेजन मुकम्मल हुई तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में काफ़ी रेजोल्यूशंस पास हुई जिसमें यह कहा गया कि कुवैत फौरी तौर पर विदड्रॉ करे। लेकिन इराक ने यह बात ना मानी, ठीक है। इराक ने मतलब कोई भी यूएनओ की रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा कुवैती हाई ऑयल प्रोडक्शन डेप्ट, ठीक है, ये सारे काजेज़ थे। तो ये आगे मैं आपको काजेज़ में बताता हूँ। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन था कि ये वार कैसे मतलब किस तरह से शुरू हुई। तो आइए इसको आगे बाकायदा तौर पर देखते हैं कि इसके काजेज़ क्या थे। इसके बाद देखते हैं कि मेजर रीजंस ऑफ इन्वेजन ये क्या थी। तो इसमें सबसे पहले आता है डेप्ट, कर्जा। तो जब ईरान इराक वार चल रही थी, ठीक है, इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं जो बेसिकली इराक ने शुरू की थी। इराक ने इन्वेड किया था खुज़ेस्तान प्रोविंस पर जो ईरान का था ऑयल रिच प्रोविंस। तो बेसिकली ये वार क्यों शुरू हुई थी क्योंकि जब 1978 में ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसे खुमैनी लेकर आए थे, तो इराक को इस बात का ख़तरा था कि कहीं ये रेवोल्यूशन इराक के अंदर भी ना फैल जाए। इसी तरह जो कुवैत था इसे भी यही ख़तरा था कि कहीं ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन आया है वो कहीं कुवैत के अंदर भी ना आ जाए। तो इराक ने तो ईरान पर इन्वेड कर दिया, ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन शुरू में जो कुवैत था ये न्यूट्रल था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जो कुवैत था वो इराक के साथ हो गया, ठीक है, देन साइडेड विद इराक। क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसे भी इसी बात का ख़तरा था कि ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन आया वहाँ पर जो रिपब्लिक कायम हुआ है वो कहीं कुवैत के अंदर भी ना कायम हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कुवैत के अंदर और अक्सर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें मोनार्की है। लिहाजा ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन आया उससे तकरीबन सारे अरब कंट्रीज़ खौफज़दा थे। तो कुवैत भी था, ठीक है। तो इराक ने तो इन्वेड कर दिया क्योंकि इराक की अपनी रीजन्स थी। यहाँ पर तकरीबन 65% शिया थे तो यहाँ पर रेवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा थे इराक के अंदर। लिहाजा इसने इन्वेड किया और कुवैत ने इसको, ठीक है, इसको साइड किया और फिर क्या किया कि इसको कर्जा दिया। तो कुवैत ने तकरीबन 14 बिलियन यूएस डॉलर्स इन लोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ अहम है कि कुवैत ने कोई एड नहीं दी, कोई वैसे पैसे नहीं दिए इराक को कि वो उसके साथ वार कर रहा है तो मतलब उसको वैसे इमदाद दे दी जाए।
तो कुवैत ने बेसिकली ये उसे कर्ज़ा दिया था 14 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अब क्या हुआ, जब ईरान इराक वार ख़त्म हुई तो जारी बात है मतलब कुवैत ने तो वो कर्ज़ा जो पैसे दिए थे वो वापस लेने थे, लेकिन इराक ने क्या किया, इराक ने कुवैत से कहा कि वो उसे कर्ज़ा माफ़ कर दे। अब इसके पीछे सद्दाम हुसैन ने या इराक ने लॉजिक भी दी, वजह भी दी, और वो ये थी कि सद्दाम हुसैन का कहना था कि चूँकि इराक ने ईरान के साथ वार लड़ी है और कुवैत ने इराक का साथ इसलिए दिया है क्योंकि उसको इस बात का ख़तरा था कि कहीं ईरान की रेवोल्यूशन कुवैत के अंदर ना आ जाए। तो कुवैत ने चूँकि डायरेक्ट तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके साथ जंग नहीं लड़ी ईरान के साथ, लेकिन चूँकि उसने इराक को पैसे दिए और इराक ईरान के साथ लड़ा, लिहाजा अब इराक कुवैत को चाहिए कि वो इराक से पैसे ना ले, ठीक है, जो कर्ज़ा 14 बिलियन डॉलर्स दिए हुए हैं ये वो वापस ना मांगे, क्योंकि कुवैत की तरफ से तो बेसिकली इराक लड़ रहा है। तो ये बेसिकली उसकी अपनी एक मंतक थी, अपनी एक लॉजिक थी, ठीक है, जो कुवैत ने डिनाई किया। जारी बात है आजकल की दुनिया में कोई 1 रुपया किसी को माफ़ नहीं करता, तो 14 बिलियन यूएस डॉलर्स कौन माफ़ करे। तो कुवैत ने कहा कि नहीं भाई, उसे तो पैसे चाहिए, जो कर्ज़ा उसने दिया वो उसे चाहिए। तो ये जो चीज़ थी ये इराक ने अपने जहन में रख ली, ठीक है, उसको मतलब आप यही कह लें कि अच्छा नहीं लगा कि उसने कहा कि ये कर्ज़ा माफ़ कर दिया जाए, लेकिन कुवैत ने कहा कि नहीं, उसे वो पैसे वापस चाहिए। इसके बाद आता है ओपेक एंड एक्यूजिशन ऑफ स्लैंड ड्रिलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओपेक आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इनमें ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं वो शामिल हैं। तो 1988 में क्या हुआ, ठीक है, ओपेक का आप जानते हैं इराक भी पार्ट है, सऊदी अरेबिया भी पार्ट है, यूएई और ईरान, ठीक है, मतलब ये बुनियादी कंट्रीज़ है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो 1988 में इराक का जो ऑयल मिनिस्टर था उसने ओपेक से ये दरख्वास्त की कि वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं ओपेक के अंदर, उनका जो ऑयल कोटा है, मतलब ओपेक के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई, इनका एक मखसूस कोटा होता है जो इन्होंने पे करना होता है ऑयल की सूरत में। उसके बाद वो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में जाता है और वहाँ पर वो फ़रोख्त होता है। तो 1988 में इराक का जो ऑयल मिनिस्टर था उसने ओपेक से ये दरख्वास्त की कि उसके जो कंट्रीज़ हैं उनका ऑयल कोटा कम कर दिया जाए। अब इसके पीछे इसकी क्या लॉजिक थी कि जो ओपेक की कंट्रीज़ हैं अगर उनका ऑयल कोटा कम होगा तो ज़ाहिर बात है वो जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो ऑयल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कम होगा। जब वो ऑयल कम होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ कि उसने ये जो कोटा कम करने का कहा था ये इराक के अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ थे उनके लिए कहा था। अब चूँकि उन कंट्रीज़ का जो कोटा है वो कम होगा तो तेल की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, इराक इससे फ़ायदा उठाएगा और इराक अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल महंगे दामों फ़रोख्त करेगा। और जब इराक अपना ऑयल महंगे दामों फ़रोख्त करेगा तो उससे जो पैसा जनरेट होगा उसके ज़रिए मतलब इराक ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि उसके ज़रिए वो कुवैत का कर्ज़ा वापस करेगा या उसके ज़रिए उसने जिस कंट्री का भी कर्ज़ा लिया वो उसको वापस करेगा। तो ये बेसिकली इराक की स्ट्रेटजी थी जो किसी हद तक ठीक भी थी कि अगर ऑयल ओपेक कंट्रीज़ अपना कोटा कम कर लेते तो बेसिकली उनका ऑयल ज़ाया तो नहीं होना था, उनका सिर्फ कम ही होना था और बाद में जो उनसे कर्ज़ा लिया गया था वो भी उनको वापस मिल जाना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो ओपेक के कंट्रीज़ थे उन्होंने अपना कोटा कम करने के बजाय ज़्यादा कर दिया। अब क्या हुआ कि 1989 में कुवैत ने रिक्वेस्ट किया ओपेक से कि वो उसका कोटा 50% इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, और वो हो भी गया। तो 1980 का जो साल था उसमें कुवैत ने अपने कोटे से ज़्यादा प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये कहा जाता है कि 50% जो उसने ऊपर कहा था, तो एक तो मतलब 50% कर रहा था, इसके अलावा 50% मोर, मतलब जितना उसका कोटा था उससे ज़्यादा उसने और प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो जारी बात है इराक को और ज़्यादा डबल नुकसान हुआ, ठीक है। एक तो जैसे नॉर्मल से चल रहा था लेकिन उल्टा कम करने की बजाय इसने और ज़्यादा कर दिया। इसके अलावा 1985 से लेके 1999 तक इराक ने 14 बिलियन यूएस डॉलर जो थे वो लॉस किए थे, ठीक है, कुवैत की ऑयल पॉलिसी की वजह से। तो इसमें यही बुनियादी चीज़ आती है कि इराक बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपना ऑयल कोटा कम करें जिसकी वजह से हम अपना ऑयल बेच के जो कर्ज़ा है वो वापस करेंगे, लेकिन जो कंट्रीज़ थे वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो इससे इराक को ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो कुवैत की जो ये ऑयल पॉलिसी थी, ठीक है, इसको इराक ने अपने जहन के अंदर रखा, ठीक है, और ये काज बना इराक का इन्वेड करने का कुवैत में। इसके अलावा दूसरा इल्ज़ाम इराक ने कुवैत पर यह लगाया, ठीक है, वो था स्लैंड ड्रिलिंग का। स्लैंड ड्रिलिंग एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है, ठीक है। फ़र्ज़ कर रहे हैं ये दो कंट्रीज़ हैं, ये कुवैत है, ठीक है, और ये इराक है।
तो स्लांट ड्रिलिंग बेसिकली ये होती है कि जिस तरह ये कुवैत है, ठीक है, तो ये अपनी सरजमीन से ज़मीन के नीचे से पाइप डालेगा, ठीक है, और ये जो इराक वाला हिस्सा है वो पाइप ज़मीन के नीचे से इराक वाली जो सरजमीन है वहाँ पर आएंगे, और यहाँ से मतलब पाइप के ज़रिए जो ऑयल है या जो कोई चीज़ भी यहाँ से निकालनी है वो यहाँ से निकलेगी और दोबारा जो कुवैत वाला इलाका है वहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। तो फिज़िकली बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर से ही, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर से या पाइप डाल के जो तेल वगैरह निकालना वो निकाल लेते हैं। तो ये स्लांट ड्रिलिंग होता है, ठीक है। तो इराक ने कुवैत पर ये ब्लेम लगाया कि कुवैत स्लांट ड्रिलिंग के ज़रिए रुमालिया फील्ड में, ठीक है, ये बॉर्डर पर आता है इलाका, जो इराक का तेल है वो कुवैत निकाल रहा है। इसके अलावा इराक ने यह भी क्लेम किया कि तकरीबन 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का ऑयल जो है वो कुवैत स्टोर कर चुका है, वो चोरी कर चुका है। तो ये कुछ एक्यूजेशन थी। इसके अलावा 25 जुलाई 1990 को ओपेक एग्री कर गया, ठीक है, टू रिड्यूस ऑयल कोटा। तो 25 जुलाई को उसने एग्री किया था और अगस्त को, ठीक है, 2 अगस्त को, मतलब तकरीबन एक हफ़्ते का टाइम पीछे बचा था, तो 2 अगस्त को इराक ने प्रॉपर इन्वेड कर दिया। तो ज़ाहिर बात है बीच में टाइम कम था, काफ़ी लेट जाके इन्होंने एग्री किया। तो बहरहाल एंड पे जाके एग्री कर भी दिया, लेकिन मतलब सद्दाम हुसैन अपना माइंड बना चुका था या इराक अपना माइंड बना चुका था इन्वेड करने का। तो बेसिकली जो ओपेक कंट्रीज़ थे जिनमें ख़ासतौर पर कुवैत था, उसका अपना ऑयल कोटा कम ना करना, इसके अलावा इराक का इल्ज़ाम लगाना स्लांट ड्रिलिंग का, ठीक है, ये काजेज़ बने इराक का कुवैत के ऊपर इन्वेड करने का। इसके अलावा सबसे मेन और बुनियादी वजह जो आती है इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत की, वो है इराकी हेजमोनी क्लेम्स। इराक हमेशा से ये क्लेम करता है कि कुवैत जो है वो इराक का पार्ट है। मतलब सद्दाम हुसैन का ये मानना था कि कुवैत बेसिकली कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है या ये कोई इलाका नहीं है, बल्कि जब ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म का दौर चल रहा था उस वक़्त कुवैत को अलहदा करके मतलब अलग कंट्री बना दिया। जिस तरह पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया से अलहदा हुआ था, एक कंट्री बना, पहले ये सारा एक ही था। इसी तरह इराक का मानना था कि कुवैत पहले अलग से नहीं था, ये एक ही था और इसे इराक से अलहदा करके बनाया गया। तो लिहाजा इसे वापस इराक के साथ मिल जाना चाहिए, अनेक्स होना चाहिए। लिहाजा कुवैत को दोबारा इराक के साथ अनेक्स करने के लिए इराक ने या सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर इन्वेड किया। तो एक काज ये बनी। इसके अलावा इराक ने यह भी दावा किया कि कुवैत का जो अमीर है, जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है, वो अनपॉपुलर है, ठीक है। तो मतलब जब ये कह दिया कि वो इलाका ही इराक का है और उसे उसी के साथ अनेक्स होना चाहिए, तो बाकी सारी चीज़ें तो फिर बाद में आ जाती हैं। तो ये भी क्लेम कर दिया कि अमीर भी अनपॉपुलर है। तो ज़ाहिर बात अगर जो सुप्रीम लीडर है वो अनपॉपुलर है तो इसका मतलब अवाम उससे खुश नहीं है और अवाम क्या चाहती है, इराक के साथ इलाक़ करना। तो इराक ने यही लॉजिक अपनाई कि अवाम चाहती है कि वो इराक के साथ इलाक़ करे, लिहाजा इराक ने इन्वेड किया कुवैत पर उसे दोबारा इराक के साथ मिलाने के लिए। तो ये 2 बुनियादी वजूहात थी, ठीक है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये पीछे जितने भी क्लेम है, चाहे वो कर्ज़े का है, चाहे ये हेजमोनिक क्लेम्स है, ये जो भी है, इनमें से कोई भी बुनियादी वजह नहीं थी। बुनियादी वजह थी इराक्स वांटेड टू सीज, ठीक है, लार्ज ऑयल रिसोर्सेज। तो पीछे जब हमने इराकी इन्वेजन ऑफ ईरान पढ़ा था तो इराक ने जो ईरान का खुज़ेस्तान प्रोविंस है, जो ऑयल रिच है, उसको अपने साथ मिलाने के लिए उस पर इन्वेड किया था। और उस वक्त भी यही क्लेम किया था कि जो खुज़ेस्तान का इलाका है ये बेसिकली इराक का इलाका है। और इसी तरह जब इराक ने कुवैत पर इन्वेड किया तो ये कहकर किया कि कुवैत जो है ये भी पहले इराक का ही पार्ट था। तो बेसिकली खुज़ेस्तान जो ईरान का इलाका था वो भी ऑयल रिच था और कुवैत भी ऑयल रिच है। इसमें वर्ल्ड 8% ऑयल रिजर्व्स हैं, ठीक है, और 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा ये ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो बेसिक रीज़न ये दी जाती है कि इराक ने कुवैत के जो ऑयल जो रिच इलाके थे या जो ऑयल बेसिकली ऑयल हासिल करने के लिए कुवैत के ऊपर इन्वेड किया। तो ये कुछ बुनियादी काज़ज़ थे कि किस वजह से इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेड किया। इसके बाद इन्वेजन देखते हैं कि तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 अगस्त 1990 को रात तकरीबन 2 बजे इराक ने इन्वेड किया कुवैत के ऊपर, ठीक है। कुवैत की आर्मी काफ़ी वीक थी, ठीक है, और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इराक वाकई उस पर इन्वेड करेगा। तो काफ़ी वीक थी और उसे जल्दी डिफीट होगी। तो इसमें एक सबसे पहले आती है बैटल ऑफ दसमन पालस, ठीक है। तो चूँकि ये 2 दिन में इन्वेजन मुकम्मल हो गई थी, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बैटल्स नहीं है और ना ही कुवैत की जो आर्मी है उसने कोई ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई, ठीक है। तो इसमें बैटल ऑफ दसमन पालस आती है। ये बेसिकली रेजिडेंस ऑफ अमीर ऑफ कुवैत थी जो इराक के मतलब इन्वेड करने से पहले ही सऊदी अरेबिया में एग्जाइल कर गया। तो यहाँ पर इसका भाई था, ठीक है, उसे कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कुवैत की जो फोर्स थी वो काफ़ी वीक थी, अपने आप को डिफेंड ना कर सकी, अक्सर ने हथियार डाल दिए और सऊदी अरेबिया चले गए।
तो इराक़ ने इस वार को डोमिनेट किया। ठीक है, पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 2 दिन का प्रोसेस था। इराक़ ने 2 दिन के अंदर इस पर कुवैत पर इन्वेड करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो बाय अगस्त 3 इराक़ ऑलमोस्ट कंट्रोल द कुवैत, वो उसे कंट्रोल कर रहा था और 4 अगस्त तक उसने पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इस पर इन्वेड करके उस पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो ये बेसिकली इन्वेजन थी। अगर कोई ये कुछ ज़्यादा लंबी होती, जिस तरह ईरान इराक़ वार तकरीबन 8-9 साल तक चली थी, तो उसमें फिर डिफरेंट बैटल्स आती हैं, डिफरेंट ओकेजन्स आती हैं, चीज़ें आती हैं। तो 2 दिन के अंदर सिर्फ बैटल ऑफ दसमान ही बुनियादी चीज़ थी। तो इसको आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कुवैत रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये बेसिकली जो कुवैत की पॉपुलेशन थी उसकी तरफ से थी। ठीक है, तो इराक़ ने जब कुवैत पर इन्वेड किया था तो उसमें ज़्यादातर जो कुवैती सिविलियन थे वो अफेक्ट हुए थे, क्योंकि जो एलीट थी, जो अमीर था, या ये जो सारे एलीट्स थे, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, जो लिहाजा जो रॉयल फैमिली थी वो ज़्यादा सऊदी अरेबिया चली गई और जो सिविलियन थे, आम पॉपुलेशन थी, वो फिर इसके अंडर आ गई। तो ज़्यादातर वही लोग मुतासर हुए। तो चूँकि इराक़ उसको अपना प्रोविंस डिक्लेयर कर चुका था कुवैत को, लिहाजा वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर उन्होंने पब्लिश करने शुरू किए पैम्फलेट्स, ठीक है, फॉर अवेयरनेस। तो ज़ाहिर बात है पूरे कुवैत को इराक़ कंट्रोल कर रहा था। उसका जो मीडिया है, जिस तरह ये मैंने सबसे लास्ट वाला पॉइंट लिखा है कि कुवैत टीवी चैनल्स शट डाउन, रेडियो फ्रॉम बगदाद। ठीक है, तो कुवैत का जो कोई भी टीवी चैनल था वो बंद हो गया, रेडियो भी बगदाद से आ रहा है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए या इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए तो कोई चांस नहीं था। लिहाजा जो पॉपुलेशन थी उन्होंने पैम्फलेट्स जो थे उसको शाया करना शुरू किया और जो अवेयरनेस थी इसके बारे में उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। तो ये कहा जाता है कि ये जो पैम्फलेट्स थे इनके ज़रिए जो अवेयरनेस फैलाई जा रही थी और इनको जो पब्लिश किया जा रहा था, ये बुनियादी सोर्स था इंफॉर्मेशन का कुवैत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सीक्रेट मीटिंग्स एट मॉस्क के मसाजिद के अंदर जो सीक्रेट मीटिंग्स ये होती थी। इसके अलावा अगस्त 1990, ठीक है, 2 अगस्त से 4 अगस्त में इन्वेजन हुई, लेकिन बाद में एंड पे जाके ये जो मूवमेंट थी इसे अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, इसे इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और मटेरियल जो एड थी वो दी जा रही थी। इसके अलावा कुवैती गवर्नमेंट थी जो सऊदी अरेबिया चली गई और गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल। ठीक है, अक्सर आप ये सुनते हैं कि गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल भी होती है कि कुवैत की जो अमीर था, इसके अलावा जो दूसरी रॉयल फैमिली थी जो पहले इराक़ के इन्वेड करने से पहले कुवैत के अंदर रूल कर रही थी, वो सऊदी अरेबिया चली गई और वहाँ से वो इस चीज़ को रन कर रही थी। तो उसने भी इस रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीके से, जिस तरह मटेरियली, ठीक है, इनको असला वगैरह दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें, या इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए इस मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा था। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन प्रेफरेंस, सोल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, के कुवैत के अंदर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको सिर्फ इन प्रेफरेंस के ज़रिए ही मिलती है। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट थी ये काफ़ी अहम थी, ठीक है, हर लिहाज से, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पैम्फलेट इसमें बुनियादी चीज़ थी कि जिसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो रही थी, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो रही थी। और इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। तो इसमें इराक़ रिस्पॉन्स टू दिस रेजिस्टेंस मूवमेंट ये आता है। तो अक्टूबर 1990 में, ठीक है, पहले तो ये नई शुरू हुई थी अगस्त में, तो अक्टूबर में इराक़ ने इसको इसको डिफेंड करना शुरू किया ख़ुद को, और जो इसके पार्टिसिपेंट थे उनको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, उनको मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा जनवरी फरवरी 1991 में पहले तो उनको अरेस्ट किया जाता है, जेलों वगैरह में डाला जाता, और ये भी कहा जाता है कि उनको इराक़ में लेके जाया जाता और वहाँ पर उनको जहर दी जाती। तो जनवरी फरवरी में जो पार्टिसिपेंट थे इस मूवमेंट में उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता और ये कहा जाता है कि उनकी लाशें उनके घर के आगे फेंक दी जाती। तो इस तरह से मतलब उसको सप्रेस किया जा रहा था। तो मेन रिस्पॉन्स वाज टू सप्रेस दम। ज़ाहिर बात है कि जब आपके ख़िलाफ़ कोई रेजिस्ट करेगा, आपको अपोज करेगा, तो आप तो उसको मतलब सप्रेस करेंगे जब आपके पास पावर होगी। तो इराक़ चूँकि सीज़ कर रहा था कुवैत को, तो वो उसके ख़िलाफ़ जो भी था उसको सप्रेस कर रहा था। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी बेसिकली कि ग्रास रूट मूवमेंट थी, कि इसमें ऐसा नहीं था कि किसी एलीट ने शुरू की हो, क्योंकि वो तो सारे सऊदी अरेबिया बैठे चले गए थे। तो ग्रास रूट मूवमेंट थी, जो आम पब्लिक थी उसने इसको शुरू किया। इसके अलावा हेल्प्ड अंडरमाइन ऑक्यूपेशन लेजिटिमेसी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक रीज़न में कि इराक़ का यह भी दावा था कि कुवैत का जो अमीर है वो हाईली अनपॉपुलर है, मतलब जो कुवैत की पॉपुलेशन है वो उसको पसंद नहीं करती और वो चाहती है कि इराक़ के साथ मिल जाए। तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुई तो इससे इस
बात का पता चला कि इराक की ये क्लेम गलत है। तो अंडरमाइन ऑक्यूपेशन लेजिटिमेसी, इसको उसने अंडरमाइन किया। इसके अलावा कुवैती डिड नॉट रिबेल, ठीक है, जो वो इराक ने एक्सपेक्ट किया था कि अमीर के ख़िलाफ़ वो उठ खड़े होंगे, उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे और इस तरह आसानी से कुवैत जो है वो इराक का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस और इराक का रिस्पॉन्स था। इसके बाद आता है आफ्टर मैथ ऑफ द इन्वेजन। तो 4 अगस्त, ठीक है, 2 से 4 अगस्त में इन्वेजन 2 को शुरू हुई थी, 4 को मुकम्मल हुई। तो 4 अगस्त को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री कुवैत इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, अंडर अला हुसैन अली, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, फ्री इंडिपेंडेंट कुवैत के। बाद में जब कुवैत को लिबरेट करवाया गया इराक से, तो इन पर मुकदमा चला। पहले इन्हें सज़ाए मौत दी गई और फिर इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। तो अभी ये ज़िंदा है, जेल में है। तो इस तरह मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री कुवैत ये इन्वेजन के बाद फ़ौरन कायम की गई। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 12 रेजोल्यूशन पास की गई, ठीक है, जिसमें इराक से ये कहा गया कि वो विड्रॉ करे फ्रॉम कुवैत। लेकिन इराक ने किसी की ना मानी और उसने मतलब उसने अपना सूबा ही बना लिया, उसे अपना प्रोविंस बना लिया। तो इससे बड़ी और क्या बात है। इसके अलावा जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो सऊदी अरेबिया चले गई, कुछ ओमान चली गई और दूसरे जो अरब कंट्रीज़ थे वहाँ पर तकरीबन 4 लाख जो पॉपुलेशन थी कुवैत की, वो वहाँ से निकल गई। इसके अलावा इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके तकरीबन 1,70,000 जो ओवरसीज़ इंडियंस थे वो काम कर रहे थे। तो उन्हें एमरजेंसी में, ठीक है, 488 फ़्लाइट्स के ज़रिए 59 डेज़ में वहाँ से निकाल लिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक एमरजेंसी ऑपरेशन था जो मशहूर है। इसके अलावा इराक आल्सो लूटेड कुवैत वेल्थ, ठीक है। तो इसमें अभी भी हाल ही में केसेस भी चल रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ फिगर्स आते हैं। कहीं में आता है कि 500 मिलियन डॉलर्स का जो गोल्ड था कुवैत के अंदर उसको लूटा गया। इसके अलावा कहीं 600 आता है, 900 का भी मैंने एक आर्टिकल देख रहा था। तो इस तरह मुख्तलिफ फिगर्स वगैरह आते हैं कि इराक ने कुवैत की ये वेल्थ को लूटा था। तो इसी तरह जो केसेस अब चल रहे हैं उसमें इराक ये जो इसमें जो वेल्थ थी उसको लूटा था वो वापस कर रहा है पैसों की सूरत में, या जो गोल्ड लेके आया था गोल्ड ब्रिक्स वो वापस कर रहा है कुवैत को। तो बेसिकली जब उसने इन्वेट किया, एक्सेस किया, तो उसने उसकी जो वेल्थ थी उसको लूटा था। तो ये कुछ आफ्टर मैथ थे। इसके बाद आता है इंटरनेशनल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो इसमें आता है कि कंडम्ड बाय ऑल मेजर पावर्स। मेजर पावर्स आप जानते हैं P5 परमानेंट 5 हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो उन सब ने इसको कंडेम किया। इसके अलावा चाइना, सोवियत यूनियन, इसने आर्म्स एम्बार्गो लगाया। तो चाइना सोवियत यूनियन को लिखने का मकसद ये है कि ये पहले इराक के साथ हामी थे, उसके इत्तेहादी थे। तो ये भी इराक के ख़िलाफ़ हुए और उस पर आर्म्स एम्बार्गो लगाया। इसके अलावा अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया इराक को कि वो कुवैत से विथड्रॉ करे बाय 15 जनवरी 1991। तो 15 जनवरी 1991 का अल्टीमेटम दिया कि कुवैत के इराक यहाँ से विथड्रॉ करे, नहीं तो फिर वो जंग फेस करेगा, ठीक है, तो उसके जंग करना पड़ेगी। तो इसको इराक ने ना माना, बल्कि उसने अपना जो सीजर था कुवैत के ऊपर उसको जारी रखा, उसे बरकरार रखा। इसके बाद क्या हुआ कि 17 जनवरी 1991 को US लेड कोalition अटैक। तो कोalition अटैक में कुछ नेटो के कंट्रीज़ भी थे और ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज़ थे ये भी शामिल थे। तो अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया ये ख़ास तौर पर इसमें शामिल था। तो ये सारे कंट्रीज़ जिनको लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने इराक की जो मिलिट्री यूनिट्स थे जो इराक के अंदर थे, जो कुवैत के अंदर थे या जहाँ कहीं भी थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है, और कुवैत को लिबरेट करवाने के लिए। तो इस तरह बेसिकली ये ऑपरेशन, ये मैं आगे आपको बताता हूँ, ऑपरेशन डेजर्ट शीट, डेजर्ट स्टॉर्म। तो इस तरह ये अटैक शुरू हुए और ये जो एक लिमिटेड वार थी ये शुरू होगी अमेरिका की। चलो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा 25 से 27 फरवरी कुवैत वाज ऑफिशियली लिबरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुवैत लिबरेट हो गया 27 फरवरी तक, ठीक है। 17 जनवरी 1991 को शुरू हुआ था और 27 फरवरी 1991 तक कुवैत जो था वो लिबरेट हो गया। इसके बाद 15 मार्च 1991 को वो अमीर जो पहले भाग गया था कुवैत से सऊदी अरेबिया, वो वापस आया और दोबारा फिर से उसने कुवैत की हुकूमत की जो बागडोर थी वो संभाली। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल रिएक्शन था कि जिसमें कंडेम किया गया और अमेरिका ने लीड किया इराक के ख़िलाफ़ जंग को, कि जिसमें कुवैत को लिबरेट करवाया गया। तो इसको आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में आता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड एंड डेजर्ट स्टॉर्म। तो जैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि 17 जनवरी 1991 को जब अल्टीमेटम ख़त्म हुआ तो उसके बाद इराक के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए गए। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड।
ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड बेसिकली 7 अगस्त 1990 को शुरू हुआ था, ठीक है। क्योंकि 2 से 4 अगस्त में इन्वेजन मुकम्मल हुई थी, इराक ने कुवैत पर कर लिया। इसके बाद सऊदी अरेबिया, आप जानते हैं, अमेरिका का इत्तेहादी था, लिहाजा उसने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया में आ गया। तो इस चीज़ को नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। क्योंकि सऊदी अरेबिया को ख़तरा था कि इराक ने आज कुवैत, पहले ईरान पर अटैक किया, फिर कुवैत पर कर दिया, अब कल को वो सऊदी अरेबिया पर भी कर सकता है। तो सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका सऊदी अरेबिया को डिफेंड करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। तो इसको ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड कहा जाता है। इसके अलावा अगस्त 12 को नेवल ब्लॉकेड ऑफ इराक, ठीक है, ये शुरू हुआ। इराक की जो सारी की सारी, बल्कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, ये तेल पर पलते हैं, ठीक है, तेल के ज़रिए इनकी इकोनॉमी चलती है। तो इराक को जो पोर्ट लगती है वो एक ही लगती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका नेवल ब्लॉकेड किया गया, ठीक है। इससे जारी बात है उसका जो तेल बाहर जा रहा था या आ रहा था जो सामान, तो वो सारा ख़त्म हुआ, बंद हुआ, और इससे इसकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद नवंबर 29 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास की, ठीक है, 678, जिसमें अल्टीमेटम दिया गया 15 जनवरी 1991 का, जिस तरह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो जब ये अल्टीमेटम ख़त्म हुआ और 17 जनवरी आन पहुंचा, तो फिर क्या हुआ, अमेरिका ने ऑपरेशन किया और ये जो ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड था ये कन्वर्ट हो गया डेजर्ट स्टॉर्म में, ठीक है। तो अब इस डेजर्ट स्टॉर्म के ज़रिए कुवैत को लिबरेट करवाना था। तो ये डेजर्ट स्टॉर्म तकरीबन 43 डेज़ 43 दिनों तक रहा और ज़्यादातर ये एयर अटैक था। इसमें यह कहा जाता है कि अमेरिका की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो इसमें इस्तेमाल की गई। इसके जो थंडर तैयारे थे वो इस्तेमाल किए गए और ज़्यादातर ये अटैक एयर अटैक था। जब ये एयर अटैक ख़त्म हुआ तो इसके अलावा 100 आवर ग्राउंड अटैक शुरू हुआ और इसी 100 आवर में जो कुवैत था वो लिबरेट करवा लिया गया। तो फरवरी 27 तक तकरीबन, जैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, कुवैत को लिबरेट करवा लिया गया। इसके बाद फरवरी 28 को ख़त्म हुआ और सीज़ फायर जो था वो साइन किया गया। इसके अलावा इन ऑपरेशंस में तकरीबन 5,40,000 जो ट्रूप्स थी वो अमेरिका की शामिल थी। इसके अलावा टोटल 7,50,000 थी। इस ऑक्यूपेशन में इराक के साथ जो थे वो जर्दन था, अल्जीरिया था, सूडान, यमन, तुनिसिया और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इराक के आर्मी थे। तो इस तरह बेसिकली इराक ने इन्वेड किया कुवैत पर। क्यों किया, ठीक है, एक तो हेजेमोनिक क्लेम्स थे, दूसरा कर्ज़े का मसला था, ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा फिर उसको अपना सूबा बना लिया, फिर अमेरिका ने डेजर्ट शील्ड, डेजर्ट स्टॉर्म के ज़रिए दोबारा से उसे लिबरेट करवाया, ठीक है। तो ये थी बेसिकली इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत। इसमें अब दूसरी और भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, ठीक है। मैं अपनी ज़ाती कमेंट्री इसमें नहीं करता कि अमेरिका का इसमें क्या रोल था या दूसरे कंट्रीज़ का इसमें क्या रोल था, कैसे ये इन्वेजन हुई, कैसे नहीं हुई, ठीक है। बेसिकली बरूनी फोर्सेस का इसमें क्या रद्द अमल था। तो मैंने जस्ट आपको इन्वेजन के बारे में बताया कि वो कैसे हुई और कैसे कुवैत दोबारा लिबरेट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।